नमस्कार। कल हमने मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट की थी और हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया था, आपको याद है? कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया था? अच्छा, स्टार्ट क्या होगा आज? मनोविज्ञान के संप्रदाय, यहाँ तक पढ़ा दिया। अब आप एक बात सोचो, जहाँ मनोविज्ञान के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन ये संप्रदाय शब्द नया आ गया। भाई नए नए शब्द आएंगे तो उनके बारे में बताना तो पड़ेगा ना। तो जो संप्रदाय है ये ऐसा है जैसे अपने धर्मों में होता है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जितने भी ये धर्म हैं इनमें जैसे हिंदुओं में होता है, एक तो है धर्म, हिंदू धर्म, उसके अंदर नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, उसके बाद धर्म के बाद जातियां आती हैं। नमस्कार, आओ। जातियां आती हैं, तो जातियों में भी हिंदू धर्म में वो संप्रदाय के बाद जातियां आ गई। एक संप्रदाय में कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे जाति व्यवस्था में अलग अलग जातियां हैं, उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब जानते हो अलग अलग जातियां हैं। ऐसे ही जातियों में अंदर होता है, जातियों में क्या होता है, गोत्र होते हैं ना। तो अब कोई एक गोत्र का आदमी क्या एक धर्म का है या नहीं है तो उसी धर्म का ना। उसी धर्म में आगे चल के संप्रदाय बटे, संप्रदाय में जाति बटी, जातियों में गोत्र बटा, लेकिन उनका जो मुख्य जो स्रोत है कहाँ से निकले हैं, वो उस धर्म से निकले हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी में संप्रदाय बन गए नए नए अलग अलग, जैसे धर्म आए धर्म में संप्रदाय बने, ऐसे ही साइकोलॉजी में नए नए संप्रदाय बन गए। अब संप्रदाय कौन कौन से बने, कैसे कैसे बने, जैसे धर्मों में आप सबने सुना है, लेकिन मनोविज्ञान में कैसे कैसे कौन कौन से बने, तो ये यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 संप्रदाय लिखे हैं। टोटल 6 संप्रदाय नहीं है, 8 भी कहते हैं, 9 भी बताते हैं, 10 भी बताते हैं। तो जो हमारे लिए एग्जाम में जो जरूरी हैं वो है ये टोटल 6 संप्रदाय। नाम: संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, इंग्लिश में नाम जरूर याद रखना, हिंदी में नाम चेंज भी हो जाते हैं। संरचनावाद को निर्मितवाद भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में यही रहेगा, स्ट्रक्चरिज्म। ऐसे ही प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, ये अगला संप्रदाय। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिकलिज्म, लंबा है पर सही है नाम। उसके बाद गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म। उसके बाद व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। उसके बाद मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। उसके बाद प्रेरक संप्रदाय, संज्ञानवादी संप्रदाय। संज्ञानवादी संप्रदाय जो इसी के अंदर आता है, गेस्टाल्टवाद के अंदर। गेस्टाल्ट में दिमाग का काम होता है, संज्ञान का अर्थ भी मस्तिष्क से होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? उदास तो मत बैठे, समझ में आ रही है तो बता। ये है क्या? अब इन जो संप्रदाय हैं इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो इन टोटल संप्रदाय के नाम लिख लिए जो हमने पढ़ने 6। अब इन संप्रदाय ने एक एक करके तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहला संप्रदाय आ गया, कौन सा है? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, इसको हिंदी में अभी क्या बोला था? संरचनावाद। संरचनावाद, और इसका एक नाम और लिख लो, निर्मितवाद। निर्मितवाद। अब ये जो जैसे धर्मों में होता है ना, भाई कोई तो निराकार मानता है भगवान को, कोई मूर्ति रूप में पूजा करता है, कोई मूर्ति रूप में पूजा नहीं करता है। ऐसे ही मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसको जो ये संप्रदाय हैं अपने हिसाब से अलग अलग मानते हैं और अपने तर्क देते हैं। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं संरचनावाद, निर्मितवाद, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में ये संरचनावाद क्यों मानते हैं? ये बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो संरचनाओं से बनी है। एक इसका आणविक अणुवाद भी बोलते हैं इसे को,
अणुओं से बनी है। स्ट्रक्चर, जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये है, हाँ पहले ये देख लो ये किसकी है। ये स्ट्रक्चरलिज्म में ये दिया है विलियम वुंट ने, लेकिन इसके वास्तविक जो संस्थापक हैं ये गुरु हैं और ये है शिष्य, ईबी टिचनर। वास्तविक रूप से संस्थापक कौन है? टिचनर। गुरु का नाम अपने आप लग जाता है भाई, किसी का चेला कोई बड़ा काम कर दे तो उस गुरु का नाम तो फेमस साथ में होता है। वास्तविक रूप से किसने दिया है? टिचनर ने। टिचनर कौन है? कल आपको बताया था विलियम वुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिप्जिंग में। उस प्रयोगशाला में सर्वाधिक जो प्रयोग किए थे वो टिचनर ने किए थे। कौन सी विधि से किए थे प्रयोग? ये भी कल बताया था, अंतः दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतः दर्शन विधि, दीवार पे चित्र दिखाए जा रहे हैं, कभी नेचर का, कभी बच्चों का, उनसे रिलेटेड फिर पूछा जा रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है इनको देख के। इसके प्रयोग किए थे टिचनर ने। और इस जो ये है संप्रदाय, इसका संस्थापक कौन हो गया वास्तविक रूप से? टिचनर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये कहना क्या चाहते हैं? मैंने कल एक बात बताई थी, संवेदना, प्रतिमा और भाव, तीन शब्द बताए थे आपको। संवेदना, प्रतिमा और भाव। इनका कहना यह है जो मनोविज्ञान है वो संवेदना, सेंसेशन होती है। ये आपको बताइए किसको मानते हैं? रूप को कौन से को मानते हैं? ये मानते हैं चेतना वाले को, कॉन्शियसनेस, चेतना को मानते हैं। ये बताते हैं कि जो चेतना है उसका निर्माण कैसे होता है, चेतना कैसे बनती है। तो चेतना बनती है संवेदना से। संवेदना, सेंसेशन। संवेदना क्या है? जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां जानते हो कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, हाथ और त्वचा। इनसे जो हमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, प्लस अकेली संवेदना से नहीं, प्लस इनसे जो संवेदना प्राप्त हुई उनसे जो प्रतिमा बनी, इमेज बनी, या तो इमेज बनेगी या कोई भाव बनेगा, या तो इमेज बनी या भाव बना, इनसे मिलके उसको बोल दिया इन्होंने चेतना, कॉन्शियसनेस। ये है, ये कॉन्शियसनेस है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान इनके हिसाब से चेतना का अध्ययन ही है। तो इसका अध्ययन ये कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर वाइज कैसे बनी, किस किस चीज से बनी। इसमें एक बात साफ साफ दिख रही है, ये पार्ट का नाम लेते हैं, एक एक पार्ट का, इस पार्ट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से, ऐसे मिलके बनी है। इनका वहीं के वहीं आगे चल के आएगा, एक इनका विरोध हुआ है, इनका विरोध किया है उन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने, कोहलर, कोपका, एक्स वर्दीमर, उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि जो कोई भी वस्तु है वो पूर्ण है, पूर्ण से अंश बनते हैं, ना कि अंशों से पूर्ण। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरिज्म का। अब कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना स्ट्रक्चरिज्म क्या होता है, कैसे क्या कह रहे हैं ये? ठीक है। अब इसकी डेट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कब बनी वैसे 1892 में। ठीक है, अब अगला संप्रदाय आ गया, ये है अमेरिका का। अमेरिका वाले किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? करो, खुद करते हैं और खुद खाते हैं। भाई बहुत से ऐसे होते हैं कि मतलब करे कोई और खाएं हम, हमारे हिंदुस्तान में यही चलता है। भाई बेटा कमाएगा तो बाप खाएगा, बाप कमाएगा तो बेटा खाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, जो कमाएगा वो ही खाएगा, और खा कमा के फ्री। इसे रोकने का काम नहीं है, स्टॉक नहीं करते ये। अब ये क्या, ये किसे मानते हैं? फंक्शनिज्म, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म हिंदी में, फिर कार्यवाद, फिर कार्य
प्रकार्यवाद। कार्य, यहां लगेगा डंडा है ना, प्रकार्यवाद। और दूसरा नाम हिंदी में ही प्रकार्यवाद का कार्यवाद। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है प्रकार्यवाद या कार्यवाद का? कार्य पे बल दिया जा रहा है ना इसमें, उसमें दिया था संरचना पे बल। जो चेतना है वो कैसी है। इसके संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स अमेरिका वाले विलियम जेम्स है, फोटो ये रहा। तो ये है जो ये बोल रहे हैं कि कार्य कैसे करती है। वो तो मान रहे थे स्ट्रक्चर कैसी है, ये मान रहे कार्य कैसे करती है। अब इनमें एक सबसे बड़ा जो विवाद है वो ये उत्पन्न होता है कि जो कार्य है वो देखा जा सकता है, कार्य को देखा जा सकता है, स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता है, पर जो विवाद है वो ये है कि कार्य इसी कारण से हो रहा है या नहीं, इसकी जांच नहीं हो सकती। भाई जो कार्य हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच नहीं है ना इसमें क्लियर। ये इसमें विवाद है। ये मानते हैं कार्यवाद को। कार्यवाद में और क्या क्या आता है? कार्यवाद में इनके जो वो संवेदना और उनको मान रहे थे ना, उन संवेदनाओं से और उनसे जो स्ट्रक्चर निर्माण हो गई, वो स्ट्रक्चर काम कैसे करती है। उन्होंने इमेज बना ली, कोई भी कार्य, जैसे उन्होंने कोई इमेज बनानी थी, संवेदना आई, इमेज बन गई, जुड़ के तीनों चीज जुड़ के इमेज बन गई। अब वो इमेज है जो वो काम कैसे कर रही है, काम किस चीज की? इमेज, चेतना की। तो चेतना जैसे काम कर रही है उसका अध्ययन किया है इसमें, समझ में आ गई। ये हो गया प्रकार्यवाद, फंक्शनल। उसके बाद अगला, इसको जानते हो? इसको जानते हो कौन है ये? कल बताया था ना, डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट, सपनों का विश्लेषण करते थे, जो सपने कैसे देखे जाते हैं, स्वप्न विश्लेषण, सिगमंड फ्रायड। तो ये कहाँ के? वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश के थे, वियना देश के, वियना शहर था, ऑस्ट्रिया देश था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? अब इनके टाइम पे चेतना चल रही है या कोई और चल आ गया? ये वही हैं जिन्होंने वो बताया था बर्फ, ये बर्फ है, ये कोई टब है, सब सही है, पात्र सही है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी सही भर गया। अब ये जो बर्फ है इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा है, ये बताया था उन्होंने कॉन्शियसनेस, चेतना। इन्होंने किया था ना, उनका जो विरोध किया था वो बता रहे थे कि चेतना का वो है। तो इन्होंने कहा चेतना, आप तो बस इतना बता रहे हो, इसमें अर्धचेतन और अचेतन तो यहाँ रह गई। 1/10 वह भाग पढ़ाया है तो 9 भाग कहाँ गए, इनका ही था ना ये प्रश्न। तो ये वही है साइको एनालिटिकलिज्म, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। पहले वाले क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। दूसरे वाले कार्य को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं विश्लेषण, ये कर रहे हैं उस चेतना का विश्लेषण। विश्लेषण कर दिया ना, ये तो चेतन है या अर्धचेतन, ये अचेतन, ठीक। ये हो गया तीसरा संप्रदाय, तीसरा हो गया ना। उसके बाद आता है चौथा, गेस्टाल्टिज्म। ये किसके विरोध में आया? मैंने अभी बताया था, स्ट्रक्चरिज्म के और प्रकार्यवाद के, दोनों के विरोध में आया ये। और व्यवहारवाद के भी विरोध में था ये। व्यवहारवाद हालांकि इसके पहले आया था, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये व्यवहारवाद का भी विरोध करता है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनी थी वो पार्टों से मिलके बनी थी ना। जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे ये है,
क्या है ये? आंख है ना। ये भी आंख है, ये नाक है, ये मुंह है। अलग अलग है, स्ट्रक्चरलिज्म में ऐसे ही तो बताता है भाई कि इनको जोड़ के ये बना है जो पूरा है। ये कहते हैं ऐसे नहीं है, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं ऐसे है। ऐसे। अब आप एक बात बताओ, कोई आदमी है, वो आपको पहचान करनी है उसकी, आपको उसकी एक आंख दिखाई, उसके थोड़ी देर बाद या टुकड़ों में दूसरी आंख दिखाई, फोटो में दिखा रहे जूम कर करके, फिर एक नाक दिखाई उसकी, फिर मुंह दिखाया, फिर कान दिखाए, फिर बाल दिखाए। एक तो आप उससे पहचानोगे और एक आपको सीधा दिखाया, तो आप जल्दी या सही किस कौन से तरीके से पहचान पाओगे? भाई पूरा के पूरा दिखाएंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे, और उनको जोड़ने में गलती भी हो सकती है। ऐप आते हैं ना, फोटो पर फोटोशॉप वगैरह के ऐप नहीं आते क्या, कोई हीरो हटा दिया वो लगा दिया, उसी टाइप से है इनका। जो ये बोल रहे हैं कि जो पूर्ण होता है, अब इनका जो मुख्य जो कहना क्या चाहते हैं वो ये है, ये बोलते हैं कि ये और ये और ये चारों चीजें जुड़ जाएं तो इसके बराबर नहीं होती। गेस्टाल्टवादी बोल रहे हैं, पूर्ण का जो सिद्धांत मानने वाले हैं, पूर्णाकार सिद्धांत भी है इसी का नाम, उसका हिंदी में भी गेस्टाल्टवादी लिखता है। ये बता रहे हैं कि जो ये सभी पार्ट हैं, इनको अगर हम जोड़ें तो ये पूर्ण से कम रह जाएगा। ये बता रहे हैं कि अगर इन सबको जोड़ें तो पूर्ण फिर भी इनसे ज्यादा रह जाएगा। वो कहां से आ गया? उनकी व्याख्या स्ट्रक्चरलिज्म नहीं कर सकता, इसलिए इनका सिद्धांत ज्यादा माननीय है। ठीक है। इसके बाद इसके साथ जैसे मैक्स वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर के साथ कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर, कोफ्का, कुर्ट कोफ्का, ये सभी थे। ठीक है। इसके बाद अगला, इसको जानते हो? वॉटसन साहब, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, जो चाहो वो बना दूं। ठीक है। इनकी पुस्तक जो सबसे ज्यादा प्रचलित पुस्तक थी वो कौन सी थी? ये साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। एक, हालांकि इसका अर्थ करने में कोई फायदा नहीं है, किताब का नाम जो है वो ही रहेगा। अगर इसका अर्थ करे भी तो ये है कि कोई मनोवैज्ञानिक के व्यू से मनोविज्ञान क्या है, कोई व्यवहारवादी के नजरिए से मनोविज्ञान क्या है, किताब का नाम ये है। लेकिन लिखना इंग्लिश में ही आएगा तो इंग्लिश। ठीक है। किसने लिखी? ये भी बाटसन साहब। ठीक। इन्होंने दिया बिहेवियरिज्म, हिंदी में व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, ये उस टाइम की बात है जब मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन न मान के इन्होंने ही सिद्ध किया था कि ये व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन कैसे है? इसका जो जांच है वो होती है इंस्पेक्शन मेथड से। इंट्रो नहीं, इंट्रो तो अंत है, इंस्पेक्शन हो गया। इसका है बाहरी इंस्पेक्शन। ठीक। जैसे वो होता है ना निरीक्षण, निरीक्षण विधि से, मतलब कोई भी आदमी कोई समाज में रह के कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या उसके संबंध कैसे हैं, इस चीज की जो हम अध्ययन करते हैं ना वैज्ञानिक, वो ही है मनोविज्ञान इनके हिसाब से। इनसे पहले क्या थी? चेतना का था, उससे पहले मन का था, उससे पहले आत्मा का था। तो इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना कर दी। इनका जो विरोध है वो इनसे जस्ट पहले अभी मैंने बताया है ना गेस्टाल्टवाद, उन्होंने किया। उन्होंने क्यों किया इसका विरोध?
ये इन्होंने एक जो लाइन बोली थी, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, जो चाहे वो बना दूं। चाह कौन रहा है इसमें? आप। मतलब गाइडेंस तो जो गार्जियन है वही तो चाह रहे हैं ना कि हमारा बच्चा ये बनना चाहिए। बच्चा नहीं चाह रहा ना इसमें कुछ भी। तो इसीलिए इनकी आलोचना हुई। गेस्टाल्टवादी कहते थे अपने जो खुद के संज्ञान से बच्चा जो सोच के जो बनना चाहे वो बनना चाहिए, इसलिए इनका खूब विरोध हुआ। ठीक है, व्यवहारवाद समझ में आ गया। और इसकी किताब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 1912-13 में आई थी। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। मानवतावाद इन्होंने जो भी थे ना, ये अभी बोल रहे थे, सबको खारिज कर दिया। इन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं। बालक या कोई आदमी जो उसकी खुद की इच्छा है वही है सब कुछ, व्यवहार कुछ नहीं है। व्यवहार इन्होंने ऐसे बताया, व्यवहार है जो दूसरे व्यक्ति को देख के उसके हिसाब से होता है, और स्ट्रक्चर है जो उसका तो पहले ही विरोध हो लिया। तो सबसे यहाँ इनको जो सिद्ध करना था, जो व्यवहारवाद के आगे की बात ही तो बतानी थी ना। तो व्यवहारवाद में क्या था, जो आदमी कोई बिहेवियर कर रहा है, कोई व्यवहार कर रहा है, वही था। इन्होंने बताया जो वो व्यवहार कर रहा है ना, वो कुछ नहीं है, वो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है। असलियत में मनोविज्ञान का अध्ययन ये होना चाहिए कि जो आदमी खुद है, ठीक, समझ में आई? नहीं आई। उसके बाद इन्होंने ये दी अब्राहम मैस्लो, व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी। एक आदमी क्या है, जो वह चाह रहा है, वो जो वह खुद है वही है, ये कह रहे हैं। तो व्यवहारवाद का विरोध हो गया ना इस बात में। अब्राहम मैस्लो साहब ने दी। इन्होंने नीड्स के बारे में बताया था, आदमी की जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में बताया था। 5 तरह की, 5 स्तर की इन्होंने आवश्यकताएं बताई थी, तो आजकल हम देखते भी हैं, नॉर्मली समाज में दिखाई दे जाती हैं। इन्होंने क्या बताया, सबसे पहली नीड कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड, हिंदी में शारीरिक या जैविक आवश्यकता। सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आता है? खाना पीना, भूख प्यास, नींद आदि, जो सबसे पहले आदमी को नीड होती है। अगर कोई भूखा है तो उसको पैसे की कोई जरूरत पड़ेगी? उसको इज्जत की कोई परवाह रहेगी? कोई भूखा है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसको सबसे पहले खाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि पैसे की तो पड़ेगी, पैसे से खाना नहीं मिल रहा, मान लो पैसे से खाना मिल नहीं रहा, सबसे पहले अगर पैसा भी चाहिए तो क्यों चाहिए? खाने के लिए। तो सबसे जरूरी इन्हें जो सबसे पहली वाली आवश्यकता है शारीरिक, ये बताई है। ये स्तर, ये ऐसे नहीं है, ये उल्टा है, ये ऐसे है। सबसे पहले कौन सी आवश्यकता है? ये फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, जब आदमी का पेट भर गया, पहली आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, फिर उसको क्या चाहिए? इसको एक ऐसे समझो, कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें 100 मजदूर काम कर रहे हैं, और वो ऐसे काम कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, वो डेली जो कमाते हैं उससे अपना पेट भर रहे हैं, बस ये है, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़ा दी, अब उनका पेट आराम से भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही पहली आवश्यकताओं में। अब क्या है, अब वो सोचेंगे सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। भाई
जो वो नौकरी है, पहले तो उनको नौकरी जरूरी थी, वो कर रहे थे, अभी वो उन्होंने बना लिया संगठन। कंपनियों में, फिल्मों में देखा है, होता है ना संगठन, तो उन्होंने बना लिया संगठन। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मन चाहे जब, क्योंकि उनका पेट भर गया। अब उनको चाहिए कि हमारी जो नौकरी है पक्की हो जाए, इसे कोई हटाए ना, हमसे कोई कुछ हटाने के बारे में ना बोले, ठीक है। अब उनकी ये भी कर दी कंपनी ने, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी नौकरी सबकी परमानेंट, अब तो आराम से काम करना चाहिए ना। अब वो थोड़े बहुत दिन आराम से काम करेंगे, पेट भर ही रहा है, नौकरी पक्की हो गई, नो टेंशन। अब उनको आएगी घर की याद, पहले नहीं आ रही थी घर की याद, पहले पेट भरना था, अब आ रही है उनको घर की याद कि भाई ऐसे कैसे काम चल जाएगा, घर वाले चाहिए, घरवाली चाहिए। अब कोई लड़का है तो गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़की है तो बॉयफ्रेंड चाहिए, भाई सब चीज चाहिए, प्यार चाहिए, कुल मिला के उनको प्रेम। उनको ये व्यवस्था कर दी कि आपको भाई वो बना दिए क्वार्टर कंपनी में ही, घर वालों को लाओ, आराम से आनंद से नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मिल गई। अब 3 चीज पूरी हो गई ना उनको, अब तो नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, अब तो आराम से काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होगा। अब चाहिए उनको इज्जत, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान शब्द सुना है ना। आत्मसम्मान कब जागता है आदमी का, जब ये पिछली 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाए। कोई आदमी भीख मांग रहा है, उसका आत्मसम्मान नहीं है, वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसकी पहली नीड पूरी नहीं हो रही। जब उसकी पहली नीड पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो आत्मसम्मान के बारे में सोचेगा। अब आत्मसम्मान भी दे दिया। आत्मसम्मान कैसे दे दिया? प्रमोशन कर दिए। भाई प्रमोशन चाहेंगे ना, सब चीज हो जाएगी कि कम तनख्वाह, काम न चल रहा, प्रमोशन कर दिया। अब वो आनंद से रह रहे हैं, प्रमोशन कर दिया, भाई इज्जत मिल रही है। इज्जत में ये भी आता है कि हर कोई गेट में एंट्री लेते ही जब तक वो घर आए सैल्यूट हो पूरे दिन। हाँ, वो मतलब पद बढ़ा दिया उनका तो होगी। अब उनको ये भी दे दिया, इसमें ये है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट। अचीवमेंट में वो ये आ गया रेस्पेक्ट एंड अदर नीड, जो इंडिविजुअल खुद की नीड, जिनसे उनको सम्मान महसूस हो, ठीक है, ये भी मिल गई। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ज्यादातर आदमी यहीं रुक जाता है। मिल रही है, इज्जत मिल रही है और सब चीज मिल गई, अब आराम से वो अपनी नौकरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब उनको कुछ चाहिए ही नहीं। पर बहुत कम 1% के समथिंग, इन्होंने ही बताया 1% के समथिंग ऐसे भी होते हैं जो पैसा पूरा आ गया, अब उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें समाज में इज्जत है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी इतनी इज्जत हो ली, फैमिली मिल गई, प्यार मिल गया, सब चीज मिल गई, सामाजिक सुरक्षा मिल ली, खाने की पूर्ति हो रही, कोई टेंशन नहीं किसी चीज की। तो बहुत से तो यहीं रुक जाते हैं, फिर वो अपना जीवन ऐसे ही चलाते रहते हैं। ज्यादातर जो 1% होते हैं वो सोचते हैं जब सब चीज मिल जाती है तो बैठे बैठे कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं। इस संसार के बारे में जो ये बात करते हैं ना कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, मतलब साधु महात्मा जैसी बातें करने लगते हैं ना, उनको होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में जानकारी होना कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहाँ हूं, मेरा मकसद क्या है। जो ये इन बातों के बारे में सीताराम IAS जी जैसे सोचते हैं ना, तो इसीलिए सोचते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फिर आदमी, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बहुत से तो अभी यहीं चल रहे हैं, यहीं चल रहे हैं, बहुत से, बहुत पैसा, सब चीज़ें, कोई चीज़ की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कमा रहे हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो एक अलग से शांत से स्थान में झोपड़ी बना ली और आराम से भजन कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शांति में आके अकेले खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये होती है 5वीं। ये कितने लोगों को होती है? 1%। और 99% कहाँ रुक जाते हैं? यहीं चारों में। आ गई है आवश्यकता हायरार्की थ्योरी मैस्लो की।
ठीक है, आवश्यकता सिद्धांत, अब कोई दिक्कत तो नहीं, बता दीजिए। हाँ, उसके बाद ये एक संप्रदाय ये रहा मानवतावाद, मैस्लो ने दे दिया। अब 6 ही बताए थे संप्रदाय में, 6 ही बताए थे ना, 6 पढ़ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट है, खाली ये पता होना चाहिए ये किसने दिया है। पहले रखिए संप्रदाय विलियम मैकडूगल, ठीक है। उसके बाद समाज शास्त्रीय संप्रदाय एरिक फ्रॉम, ये दोनों नाम याद होने चाहिए खाली, ये संप्रदाय इसका है, ये इसका है, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, अब आ गया शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व। अवयवों को तत्व भी बोल देते हैं ना। अब ये अवयव तत्व क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ लिए, विकास कैसे हुआ उसका, कहाँ से आई, दर्शन शास्त्र से चली, फिर कौन सी विषय बनी, फिर क्या हुआ, फिर कौन सा मनोवैज्ञानिक आया, वो सब पढ़ लिया। अब उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन से अवयव जरूरी हैं। ये तत्व हैं 6 जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला तत्व अधिगमकर्ता, लर्नर। लर्नर सीखने वाला, शिक्षार्थी, कुछ भी कह लो। मनोविज्ञान में जो तत्व हैं 6 उनमें से एक सबसे जरूरी कौन है, लर्नर। वैसे कोई भी सब्जेक्ट है सीखने वाला सबसे जरूरी हुआ ना, सीखने वाला ही नहीं होगा तो वो सिखाएंगे किसको, है कि नहीं। उसके बाद अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, तो कैसे सिखाएंगे, सीखने वाला आ गया, अब सवाल उठा कैसे सिखाएंगे, ये हो गई अधिगम प्रोसेस। ये सीधे सीधे याद रखने वैसे 6 तत्व मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के 6 तत्व कौन कौन, कितने तत्व 6, कौन कौन से हैं, 6 नंबर से याद रखने। अधिगम प्रक्रिया, उसके बाद अधिगम की स्थिति, मतलब कहाँ सिखाएंगे, कैसी जगह, एनवायरनमेंट कैसा होगा, कक्षा में सिखाएंगे, घर में सिखाएंगे, मंदिर में सिखाएंगे, सड़क में सिखाएंगे, कहाँ सिखाएंगे, ठीक है। अधिगम स्थिति। उसके बाद अधिगम अनुभव, जो अधिगम कराया है उससे उसे क्या अनुभव हुआ है, इसके बारे में, किस प्रकार का अधिगम है, तो अधिगम है उससे किस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ है, इसके बारे में। ये हो गए 4 तत्व। 5वां तत्व शिक्षण विधियां। अब वो यहाँ आ गया। उसके बाद शिक्षण विधि कौन कौन सी है, कौन कौन सी लगाएंगे किसी को सिखाने में, शिक्षार्थी को। लास्ट में क्या होगा, मूल्य नहीं है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव का मूल्यांकन। ये हो गए 6 के 6 पूरे हो जाएंगे। ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है, तत्व या अवयव। 6 के 6 तत्व पता चलेगी। नींद आ रही है। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं, तत्व पता चल गए शिक्षा मनोविज्ञान के। अब ये जान लो शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, शिक्षा नहीं मनोविज्ञान की ओनली। शिक्षा मनोविज्ञान तो खुद एक शाखा है, तो मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं, साइकोलॉजी कौन कौन सी विषय है साइकोलॉजी के अंदर। जैसे वो संप्रदाय थे वो भी धर्म में थे, अब ऐसे ही मान लो कि कोई भी जाति में कितने गोत्र हैं या कोई धर्म में कितनी जातियां हैं। ये धर्म है, धर्म कौन सा, मनोविज्ञान। इस धर्म में कौन कौन सी जातियां हैं, इसमें 3 तरह की जातियां हैं, शुद्ध मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। शुद्ध बोले तो प्योर साइकोलॉजी, उसके बाद एप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बाद एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। इसका मतलब यह है कि मतलब अब ये जाति हो गई, अब इसमें कौन कौन से गोत्र हैं, अगर इसके हिसाब से समझे तो मतलब ये मनोविज्ञान एक विषय है, ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। अब इनमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आंतरिक रूप से इनमें आती हैं, इसके बारे में है ना। तो जो शुद्ध मनोविज्ञान है वो क्या है, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है वो क्या है, और असामान्य मनोविज्ञान वो क्या है, पहले ये जान लो। शुद्ध मनोविज्ञान वो है जिसमें
सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं। सीधा सीधा जिस मनोविज्ञान की जिस शाखा में सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्रयोग करके जैसे भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो कौन सी है? शुद्ध। और उन सिद्धांतों को अप्लाई किया जाता है। भाई कोई नियम बनाया, वो अप्लाई करना पड़ेगा ना, अप्लाई किया जाता है अनुप्रयुक्त में। इसका नाम तभी तो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अनुप्रयुक्त में अप्लाई कर दिया। अब ये जो ये दोनों सामान्य का भाग हैं। अगर बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो ये सामान्य मनोविज्ञान है, सामान्य का भाग है ये, सामान्य या असामान्य। असामान्य में क्या है? असामान्य में ना तो नियम बनाए जा रहे, ना उनको अप्लाई किया जा रहा। इसमें जो मानसिक विकृत हैं, मानसिक रोग से जो विकृत हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है, इलाज नहीं, अध्ययन। ठीक है। अब शुद्ध मनोविज्ञान कौन कौन सी हैं? जहाँ नियम बनाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। इसमें है सबसे पहली दैहिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान। उससे अगली है परा मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। ये पैरासाइकोलॉजी वो है जो आज भी दर्शन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जो ये बताती है कि आत्मा, जो आजकल आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में चल रही है ना साइंस में, और साइंस में जो खोज चल रही है कि आत्मा है या नहीं है, जो आपने उदाहरण सुना होगा वो झूठा है, लेकिन आपने सुना होगा एक आदमी था, वो मर गया, उसको शीशा में बिल्कुल पैक कर दिया, तो जैसे वो मरा तो वो उसकी आत्मा निकली, शीशा फूट गया, निकल गई। सुना है नहीं सुना? ये झूठा है, ये बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ। अगर ऐसा प्रयोग होता तो कौन सी विषय में होता? पैरासाइकोलॉजी, परा मनोविज्ञान। ठीक है। उसके बाद विकासात्मक, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें विकासात्मक विकास होता जा रहा है, नई नई सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे ना। उसमें जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो तो ये बाल मनोविज्ञान है, ये है। और उन सिद्धांतों को अप्लाइड रूप में शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है ये अलग अलग सब, ये आपस में लिंक्ड हैं। लिंक ऐसे हैं, इसमें तो सिद्धांत बन रहे हैं, उन सिद्धांतों को अप्लाई इसमें कर रहे हैं, लिंक है ना आपस में। बाल मनोविज्ञान हो गई। उसके बाद अनुप्रयुक्त, अप्लाइड में ये सीधा सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी शुद्ध मनोविज्ञान है? 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन इनमें से और 3 ऑप्शन इनमें से या इनमें से। ठीक। तो ये याद रखने वाली चीजें, कौन कौन सी शुद्ध है, कौन कौन सी अनुप्रयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो कौन सी पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। ये कौन सी है? अप्लाइड। ठीक है। उसके बाद नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक बोले तो क्लिनिकल, क्लिनिकल नैदानिक, कोई समस्याएं हैं उनका निदान किया जाता है। जैसे भाई कोई साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, जो इसी के ऊपर काम करते हैं। वो कैसे? जैसे कोई आदमी आया कि साहब परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, सपने आम है, मरीज आया कि भाई साहब बहुत परेशान हूँ, सपने आम है, रात में ऐसे ऐसे बुरे सपने आम है और एकदम से उठ जाऊँ, या मतलब सोते सोते नींद में ऐसे झटका लगे जन कुआं में गिर को, आम है ना। तो उनके बारे में जो निदान करें ना, वो यही मनोविज्ञान में करे, साइकेट्रिस्ट रहे जो। ठीक है। उसके बाद खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान ये है, जैसे कोई खिलाड़ी हैं, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना अपने, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी ले लो, जैसे विराट कोहली, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक होता है, साइकेट्रिस्ट होता है। तब बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव गेम होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनमें हर खिलाड़ी का होता है। जो सस्ते गेम होते हैं जिनमें पैसा कम होता है, पूरी टीम का एक होता है। लेकिन होता है कैसे? होता है कि कोई खिलाड़ी ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो जैसे ग्राउंड में जाता है, वो जो शोरगुल हो रहा है या उसके खिलाफ कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, कोई न्यूज वगैरह बाहर चल रही है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है ना आदमी पे। तो उस इफेक्ट से बचने के लिए उसका समाधान कौन करता है? खेल मनोवैज्ञानिक। हर गेम में होता है। हाँ पैसा है वहाँ अवेलेबल है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। ठीक है। लेकिन होता सब में। ऐसे ही सेना मनोवैज्ञानिक, आर्मी, मिलिट्री,
इसका इंग्लिश में मिलिट्री साइकोलॉजी। आर्मी में भी होते हैं साइकेट्रिस्ट। गोली की धू 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 आवाज आ रही है तो कोई समस्या हो रही है उनसे, तो सब ऐसे ऐसे समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। या वो बॉर्डर पे हैं और बंदूक ताने हुए हैं और बीवी बच्चों की याद आ गई, समस्या है ना उनके, साइकोलॉजिकल समस्या है, तो इसका समाधान करने के लिए कौन है? सेना मनोवैज्ञानिक। ठीक है, सेना मनोविज्ञान। ये औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान इसमें क्या है, जैसे कोई उद्योग चल रहा है, कोई कारखाना खोल लिया जूते चप्पल बनाने का, या मतलब सबसे बढ़िया उदाहरण जो इसका प्रचलित है वो है कोलगेट कंपनी के ऊपर। जो कोलगेट कंपनी है ना, उसने सबसे पहले, जैसे कोलगेट कंपनी है, आज भी तुम जानते हैं कि कोई भी टूथपेस्ट लेते हैं तो नाम क्या लेते हैं दुकान पे जाके? कोलगेट दे दो। क्लोजअप लेंगे तो कौन सा नाम लेंगे? कोलगेट। या कोई और लेंगे तो भी कोलगेट। तो कोलगेट फेमस होने का मुख्य कारण ये भी है, वो पैसे वाली कंपनी थी, उसने सभी तरह के मनोवैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को बहुत अच्छे ट्रेंड को रखा, उसका लाभ था। अब उनको, इनका काम क्या होता है? औद्योगिक जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे सेना वाले का पता है, खेल वाले का पता है, इनका भी तो होगा ना कुछ। इनका ऐसे होता है, जैसे कोलगेट बनाई और उनकी बिक्री कम हो रही थी, कम बिक्री हो रही थी। अब वो गए मनोवैज्ञानिक से पास कि साहब ऐसे ऐसे कम बिक्री हो रही है। तो क्यों कम बिक्री हो रही है? उसने दिमाग लगाया कि भाई डेली यूज में कम आ रही है दुनिया के, इसलिए कम हो रही है। उसका जो कोलगेट की जो डिब्बी था, जो वो थी पैकेट, उसका जो मुंह था वो बहुत छोटा था पहले, बहुत पहले, मतलब बहुत छोटा था। उसके बाद धीरे धीरे जब वो मनोवैज्ञानिक को पता चला, उसका रीजन एक वो भी था, जन तो बहुत थे लेकिन वो भी था, उसने क्या, वो मुंह था वो बड़ा करवा दिया, थोड़ा सा इंचेज में अंतर आता है उसमें, वो थोड़ा बड़ा करवा दिया। तो क्या आदमी थोड़ी ले रहा लेकिन वो निकल ज्यादा रही है। ज्यादा निकलेगी तो जल्दी बीतेगी, जल्दी बीतेगी तो और खरीदेगा, सीधा है ना। तो जो औद्योगिक मनोवैज्ञानिक है ये इसी तरह के काम करते हैं। या मतलब और भी आते हैं इसमें, कहीं भी ले लो, कोई भी फील्ड में जहाँ साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के मन को समझने की जरूरत पड़ती है, हाँ मनोवैज्ञानिक होते हैं। वो सब ब्रांचेज है, वो अप्लाइड में आती है सब। क्योंकि जो सेना मनोवैज्ञानिक है, क्या वो कोई सिद्धांत बनाएगा? वो कोई सिद्धांत बनाएगा क्या? वो यहाँ से सिद्धांत उठा के यहाँ लागू करेगा बस, ठीक है, ऐसे हो गए। अब ये आपको बताई दी असामान्य क्या है। बाल मनोविज्ञान को आप अनुप्रयुक्त या शुद्ध, बाल केंद्रित कोई मनोविज्ञान नाम का विषय तो है ही नहीं। ये मनोविज्ञान की विषय है बाल मनोविज्ञान। बाल केंद्रित वो शिक्षा प्रणाली है। कल मैंने जो बाल केंद्रित बताया था वो है शिक्षा प्रणाली, जो हमारे एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और मतलब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें जो बालक की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, उसको अतिरिक्त दबाव न देते हुए कैसे बालक पढ़ेगा, तो इसलिए जो शिक्षा है वो केंद्रित कहाँ कर दी? बालक पे। जैसा बालक चाहेगा ऐसा होगा, वो अलग है। ये मनोविज्ञान की शाखा चल रही है, विषय चल रही है मनोविज्ञान में, कौन कौन सी विषय आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, ठीक है। ये बाल मनोविज्ञान है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है, क्लियर रखो अपने दिमाग में। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये अनुप्रयुक्त है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, कौन सी अप्लाइड है, कौन सी प्योर है, ठीक है। हो गए इसके बारे में कोई दिक्कत? असामान्य, असामान्य में ये है ना, असामान्य मनोविज्ञान में जो मानसिक विकार होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है। एक कोई रोग है, तो रोग, आपको तो एक रोग है, आप गए सीधे डॉक्टर के पास, आपने दवाई ली, तो डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो दवाई कहाँ से आई, उसको कैसे पता इस दवाई से ठीक होगा? भाई आप गए यहाँ तो आपका हो रहा है इलाज, वो जो डॉक्टर है वो यहाँ पढ़ के आया है ये दवाई होती है इन रोग की, ठीक है। और जो पढ़ के आया है उससे पहले ये कैसे पता चला कि ये रोग होते हैं? उन रोगों की जानकारी देती है ये, कि मानसिक रूप से ये विकार हो सकते हैं।
उनकी जानकारी ये दे रही है